सॉरी दोस्तों, पहले बात कर रहे थे हम असालम के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, और बीच में मेरे ख्याल है वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने अभी चेक किया है तो 8 मिनट की और 8 मिनट समथिंग की कोई वीडियो चली है। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं जहां पे मैंने इसको ख़त्म किया था, जहां पे मैंने इसको रोका था। हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं असालम की उसके ऊपर। अब उसके अंदर मैंने पहला जिक्र जो किया वो आपसे जिक्र किया अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। डोमेस्टिक वायलेंस में मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान में खुसूसन औरतों के ऊपर एक जुल्म और तशद्दुद किया जाता है। वो जुल्म और तशद्दुद किस नौयत का होता है, वो आपके ऊपर एक मेंटल टॉर्चर भी हो वो भी चीज़ चलती है। आपको फोर्स किया जाए कोई ऐसी चीज़ करने में, कहीं ऐसे तरीके से रहने में या कहीं ऐसी जगह जाने में जो आप ना करना चाहें, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बेदर्दी से मारा जा रहा है, रोज़ाना मारा जा रहा है, सिर्फ तभी जाके आप डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है और आप किस तरह से उसके अंदर फॉल करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, आप फॉर एग्जांपल जो एक टिपिकल कैटेगरी होती है, टिपिकल जो एक केस चलता है, एक खातून है, उनके साथ बच्चे हैं, वो यहाँ पर रह रही हैं और काफ़ी देर से रह रही हैं या अभी अभी आई हैं, हस्बैंड से डरती हैं, फैमिली से डरती हैं और उनको ये फिक्र है कि मैं अगर वापस जाऊंगी तो मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया जाएगा या मुझे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और वो अप्लाई करती हैं असाइलम पे। उनके साथ अगर बच्चे हैं तब भी काम हो सकता है, अगर बच्चे नहीं हैं तब भी आप असाइलम कर सकते हैं। दोनों चीज़ें चलती हैं। अब वो असाइलम करने के बाद उनका जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर वो बताती हैं कि उनको क्या खतरा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, और वो सब कुछ डिस्कस करने के बाद फिर होम ऑफिस ने उसके ऊपर फैसला करना होता है। और अगर रिफ्यूज़ किया जाए तो अपील में जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इसके ऊपर कुछ केस लॉ आया हुआ है। शाइन इस्लाम ओरिजिनल केस था, उसके बाद फिर और केस लॉ जो SNHM केस चला था वो इसके ऊपर शामिल है। उसके वो अभी भी कंट्री गाइडेंस केस है, वो अभी भी अथॉरिटी है इस डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के लिए, और उसके अंदर 2003-2004 में मैं ही शामिल था। सो अब तो लगता है कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया है, लेकिन काम करते करते पता भी नहीं चला कितने साल गुजर गए। एनीवे, आपके साथ जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के ऊपर बहुत केस लॉ मौजूद है, बहुत पावरफुल अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आपका केस सही तरह से तैयार किया जाता है तो बहुत उसके चांसेस होते हैं कामयाब होने के। ये तो एक कैटेगरी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं गे असाइलम के बारे में, लेस्बियन असाइलम के बारे में, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में। ये टिपिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग आपस में बात करना भी पसंद नहीं करते। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है कि इन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता है, या इन चीज़ों को एक टैबू समझा जाता है या शेमफुल समझा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामोशी में सफ़र करते रहते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आप किसी को जानते हैं या आप खुद ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, सो ऑफ कोर्स आप उसके अंदर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। आप उस बेस के ऊपर असाइलम कर सकते हैं, और ये असाइलम भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लोगों को असाइलम मिलता है। मैंने कुछ ऐसे केसेस भी किए हैं जहाँ पे एक आदमी की शादी कर दी गई उसकी फैमिली के पुरजोर इसरार के ऊपर, और वो शादी करने के बाद वो फिर भी उस रिलेशनशिप में भी रह रहा है लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि वो महसूस करता है कि वो स्ट्रेट नहीं है, वो गे है और वो एक डिफरेंट ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन वो शर्म की वजह से अपनी फैमिली को बताता भी नहीं है और उसी तरह ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में भी आपको उम्मीद मिल सकती है, इस तरह की सिचुएशन में भी आप कामयाब हो सकते हैं, बिकॉज जब आप वहाँ से बाहर निकल आते हैं और UK में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो आप उसकी बेस पे भी जा सकते हैं। एक और कैटेगरी जो बहुत कॉमन है वो है इंटरफेथ मैरिजेस की या इंटरकास्ट मैरिजेस की। अब उसमें क्या है कि आप कहते हैं कि जी मैं शिया, मेरी वाइफ सुन्नी, हमारी फैमिलीज की तरफ से ऑपोजिशन है, या आप कह सकते हैं कि जी मैं मुस्लिम हूँ, ये वाइफ मेरी हिंदू है, या मैं मुस्लिम हूँ, मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, या मैं क्रिश्चियन हूँ, वाइफ पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, जो भी वट एवर द सिचुएशन में भी। अगर असाइलम को आप देखना चाहते हैं तो आपने ये चीज़ देखनी कि वो मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के अंदर अगर आप आ सकते हैं। यानी सोशल ग्रुप का मतलब क्या है कि कोई ऐसी कैटेगरी जो कि उस ग्रुप को डिफाइन करती है।
यानी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगेन होमोसेक्सुअल्स की बात करते हैं। अब होमोसेक्सुअल्स एक ग्रुप बन जाते हैं, एक सोसाइटी के अंदर एक हिस्सा बन जाते हैं। उस ग्रुप को किस तरह ट्रीट किया जाता है, उस ग्रुप के साथ क्या मजालिम ढाए जाते हैं या उनको क्या प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, वो सब उस ग्रुप से ही रिलेटेड है। सो इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस ग्रुप के बन जाते हैं, उसकी बेस पे हम उसको आर्ग्यू करते हैं। सो आप किसी भी ग्रुप को इसके अंदर लेकर आ सकते हैं अगर आपको होम ऑफिस या जज उस चीज को मानने को तैयार हो जाए कि हाँ वाकई एक सोशल ग्रुप की कैटेगरी बनती है। सो इसमें हर तरह की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं जिसके ऊपर हम इसको फाइट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी जो हम बात करते हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन की बात करते हैं या हम पॉलिटिकल परसिक्यूशन की बात करते हैं। ये वो टिपिकल किस्म के केसेस हैं कि हर बंदा कहता है जी मैंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दी। पॉलिटिकल का मतलब ये है कि आपको पॉलिटिक्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई एक पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है, वो अपने व्यूज की वजह से उसको खतरा है या उसको अपने बिलीफ्स की वजह से खतरा है और वो निकल के इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मांगता है। अब उसको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि वो एक तो जाना माना जाता है और उसको पहचाना जाएगा, अगर वो वापस जाता है तो उसको खतरा भी होगा, अथॉरिटीज की तरफ से भी मदद नहीं मिलेगी, प्लस वो मुल्क के किसी भी हिस्से में चला जाएगा तो शायद इतना वो वेल नोन होगा कि वो जाके वहां पे ना रह सके। सो उसकी बेस पे उसको असाइलम मिल सकता है। अब हमारे जो इस वक्त कायदीन पाकिस्तान के हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, वो इसमें बहुत एक एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनके ऊपर बड़े इस वक्त टारगेट्स किए जा रहे हैं और वो अगर इसमें आगे अप्लाई करना चाहे तो उनको पॉसिबली इसमें कामयाबी मिल सकती है। सो दैट इज अनदर कैटेगरी टू लुक एट। जहाँ तक रिलीजियस परसिक्यूशन की बात आती है, अहमदी असाइलम केसेस बहुत चलते हैं, शिया सुन्नी असाइलम केसेस बहुत चलते हैं। अगेन सब कुछ आपके केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ ये कह देना कि जी मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ या मैं अहमदी हूँ और उस वजह से मुझे असाइलम दे दी जाए, इज नो गोइंग टू वर्क। उसमें बहुत सारी और कैटेगरीज आती हैं, बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। अब आखिर में इसके ऊपर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अक्सर सबसे बड़ा जो ब्लंडर लोग करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि बजाय इसके कि किसी वकील के साथ बात करें, बजाय से किसी चीज़ को समझ के वो बात करें, वो किसी से बात करते हैं जिसका ऑलरेडी असाइलम हो गया कि यार तेरा हो गया तो मुझे ये बता तूने क्या कहा था। अब ये जो सुनी सुनाई बातें चलती हैं और जब आप कहानियों को रिपीट करते हैं तब असाइलम के रिफ्यूजल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको रिपीट करने के बजाय या कॉपी पेस्ट करने के बजाय अपनी सिचुएशन को देख के डिस्कस कीजिए वकील के साथ और फिर उसको आगे लेके चलें। पता नहीं वो पिछले वाले सेक्शन के अंदर मैंने लीगल एड वाला सारा डिस्कस किया था, शायद आपने सुना और आपको पता है उसके बारे में। लीगल एड के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो यही था कि लीगल एड के वकील के पास अगर आप जाते हैं, अगर आपको कानून का पता है, आपने अपनी सिचुएशन को बताई, उसने उसी तरह से उस सिचुएशन को आगे पेश करना है। आप जब किसी प्राइवेट वकील के पास जाते हैं तो शायद वो आपको ज़्यादा गाइड कर सके, आपको ज़्यादा हेल्प कर सके कि आपकी सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर कम दबाव डालना है आपने। सो उस तरह से आपका असाइलम क्लेम आगे चलता है। आई थिंक जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ अभी असाइलम के बारे में मैंने कंप्लीट कर लिया है। अपील्स का जो मैंने एक पहले भी जिक्र किया और मैं दोबारा सिर्फ एक इस वजह से जिक्र करना चाहता हूँ कि अपील आपका वो वाला मौका होता है जहां जज ने जो आपके फैक्ट्स के ऊपर फैसला कर दिया वही चीज़ आगे तक चलेगी। कल को आप जाके अपर ट्राइब्यूनल में परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल पे अप्लाई करते हैं या डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल जाते हैं या कोर्ट ऑफ अपील जाते हैं, आपका जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के जज का फैसला होगा वो आपकी बेस होती है। सो वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है अपील की, जहां पे आपने केस को फाइट करना है। अगर आपने वहां पे उसके फैक्ट्स को आपने सही तरह से एस्टैब्लिश ना किया तो कल को जाके आपको आगे भी रिफ्यूजल्स ही मिलेंगे एंड दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो इसलिए अगर आपको अपील का मौका मिलता है उसको बहुत अच्छी तरह से फाइट कीजिए। आपका वही एक गोल्डन चांस होता है जहां पे आप उस केस को जीत सकते हैं। आगे जाके सिर्फ टेक्निकल लीगल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जीत सकते हैं, फैक्ट्स के ऊपर नहीं जीत सकते। सो मेक श्योर कि अगर आपने असाइलम किया है और आपको रिफ्यूज करके अपील का राइट दिया गया है तो आप अपील के ऊपर पूरा पूरा फाइट करते हैं। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। मैंने कुछ अनाउंसमेंट भी पहले की थी कि अब मैं इंशाल्लाह कुछ इंग्लिश में भी प्रोग्राम्स करूंगा। मुझे काफ़ी देर से लोग पूछ रहे हैं और मैं काफ़ी देर से कहता आ रहा हूं कि मैं करूंगा, टाइम नहीं मिलता तो इसलिए रह जाता है। आज कुछ टाइम मिला था तो मैंने कहा चलो मैं एक चीज़ करता हूँ, थोड़ी देर में कोशिश करूँगा, अगर मौका मिला तो आज ही करूँ, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह कल करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। खुदा हाफिज़।